नमस्कार, टीवी 27 न्यूज के इस खास कार्यक्रम मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आलोक द्विवेदी। गाजा में लंबे समय से चल रहे हिंसक संघर्ष को रोकने और मानवीय संकट को कम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक अहम कदम उठाया था और इसे लेकर 12 जून को वोटिंग कराई गई, जिसमें 193 में से 149 देशों का समर्थन मिला, जिसमें फ्रांस, चीन, रूस, ब्राजील जैसे बड़े देश शामिल थे। लेकिन भारत उन 19 देशों में शामिल रहा जिन्होंने मतदान से दूरी बनाई। भारत के इस फैसले ने न केवल अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में सवाल खड़े किए, बल्कि भारत के भीतर भी सियासी तूफान ला दिया। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को जमकर घेरा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तीखे शब्दों में सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि भारत की विदेश नीति पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बार बार हो रही इन गलतियों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। खड़गे ने दावा किया कि भारत का ये रुख उसे वैश्विक मंच पर अकेला कर रहा है और देश की दशकों पुरानी शांतिप्रिय और मानवीय छवि को धूमिल कर रहा है। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी ने भी इस फैसले को शर्मनाक और निराशाजनक करार दिया। उन्होंने कहा कि गाजा में मानवीय संकट के बीच भारत का वोट ना देना न केवल नैतिक रूप से गलत है, बल्कि ये वैश्विक समुदाय में भारत की विश्वसनीयता को कमजोर करता है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भी मोदी सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाया और कहा कि क्या भारत अब अपनी ऐतिहासिक शांतिप्रिय और निष्पक्ष विदेश नीति को छोड़कर एक नई दिशा में बढ़ रहा है, जो वैश्विक शांति के प्रयासों से अलग थलग पड़ सकती है। वहीं एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी इस फैसले पर नाराजगी जताते हुए कहा कि गाजा संघर्ष विराम मसौदा प्रस्ताव पर मतदान से दूर रहने का भारत का फैसला उसकी विदेश नीति के मुताबिक नहीं है और इससे ग्लोबल स्तर पर देश के बारे में भ्रम की स्थिति पैदा होगी। विपक्ष ने एकजुट होकर मांग की है कि सरकार इस फैसले के पीछे का तर्क स्पष्ट करे और ये बताए कि आखिर क्यों भारत ने इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव से दूरी बनाई। फिलहाल इस मुद्दे पर सरकार की ओर से अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया। कुछ कूटनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि भारत का ये फैसला क्षेत्रीय और वैश्विक कूटनीति में संतुलन बनाए रखने की रणनीति का हिस्सा हो सकता है। भारत ने अतीत में भी इस तरह के संवेदनशील मुद्दों पर दूरी बरती है ताकि वह किसी एक पक्ष के साथ खड़े होने से बच सके। खासकर मध्य पूर्व में भारत के जटिल कूटनीतिक संबंधों को देखते हुए ये रुख एक सोची समझी रणनीति हो सकती है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या भारत वैश्विक मंच पर अपनी नैतिक साख खो सकता है? भारत ने गाजा संघर्ष विराम प्रस्ताव से दूरी क्यों बनाई? भारत सरकार के इस फैसले पर विपक्ष का हमला कितना सही है? क्या यह फैसला भारत की पारंपरिक विदेश नीति से मेल खाता है? विपक्ष के आरोप पर सरकार की चुप्पी क्यों? ये तमाम अहम सवाल जिनका जवाब अपनी चर्चा में तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। चूंकि ये मुद्दा जोर पकड़ता जा रहा है, इस पर चर्चा लगातार चल रही। पिछले 3-4 दिनों से लगातार इस मुद्दे पर देश में पक्ष और विपक्ष के बीच संघर्ष चल रहा है। हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ने वाले हैं उनमें से बीजेपी की तरफ से आलोक वत्स जी अपना पक्ष रखेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता राज शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और रक्षा विशेषज्ञ कर्नल देव आनंद रिटायर्ड वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत करूंगा और ख़ास तौर पर आलोक जी, सबसे पहला तो सवाल आपसे ही लेता हूं। आलोक जी, बहुत स्वागत है आपका। भारत ने यूएन में गाजा संघर्ष विराम प्रस्ताव पर वोटिंग से दूरी आखिर क्यों बनाई? चूंकि अभी तक सरकार की तरफ से इसको लेकर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया जा रहा है। आलोक जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? मुझे लगता है कि आलोक जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। कांग्रेस प्रवक्ता राज शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। राज शर्मा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? राज शर्मा जी, बहुत स्वागत करूंगा आपका। धन्यवाद। राज शर्मा जी, कांग्रेस ने इस विषय पर काफी एतराज जताया है। कांग्रेस अगर सरकार में होती तो इस प्रस्ताव पर क्या रुख अपनाती? देखिए, वो तो बात की बात है। जब सरकार होती तो पहले भी सरकार रही है, आप इस बारे में जानते हैं कि विदेश नीति हमारी कितनी सशक्त है। मेरा सवाल पूछने का मकसद ये है कि ये जो कूटनीतिक फैसले होते हैं ना,
वो सरकार अपने अकॉर्डिंग करती है, अपने ढंग से करती है, अपना नफा नुकसान सोचकर करती है, देश का नफा नुकसान सोचकर करती है। तो निश्चित रूप से सरकार ने कुछ सोचा होगा, सरकार ने देश का नफा नुकसान सोचा होगा, सरकार ने देश के फायदे सोचे होंगे, उसके अकॉर्डिंग वो फैसला लिया। अब कांग्रेस इस मुद्दे पर सरकार को घेर रही, तो क्या ये ठीक है? मैं आलोक भाई एक बात कहता हूं कि आपने एक बात कही कि कोई भी सरकार होती है उसे देश का हित रखना, सबसे पहले अपनी पार्टी का हित नहीं रखा जाता, देश के लिए होते। एक हम पार्टी से इलेक्शन जीतते, जब इलेक्शन जीतते सरकार बना लेते हैं तो वो पूरी पार्टी की सरकार होती, फिर वो एक निजी पार्टी नहीं रह जाती। मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा कि अगर उन्होंने जो भी कहा था इसकी पहले, क्योंकि बहुदलीय जब ये बाहर भेज सकते हैं सांसदों को, तो मैं कह रहा है बहुदलीय सांसदों की मीटिंग के सारे इंटेलेक्चुअल लोगों की बैठा सकते थे, इन्हें क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था। और एक और बात है, कहावत है जो सबका है वो किसका नहीं है। आप ये दिखाना क्या चाह रहे हैं? आपके साथ कोई देश खड़ा नहीं होता है, बताइए। आपको कनाडा जैसा देश, अभी मैं नहीं समझ पाता हूं कि सबसे लास्ट में एक हफ्ते में देता है आपको इनविटेशन। ये कोई तरीका है? मेरा देश महान है, मेरा देश कोई छोटा मोटा देश नहीं है। जब कनाडा ऐसी आंख दिखा रहा तो क्या दिक्कत हुई बताए? कुछ तो रीजन होगा ना। और हर चीज में देख लीजिए, आप कई बयान देख लीजिए। अभी कल भी ट्रंप जी का बयान था कि जैसे पाकिस्तान और इंडिया का मैंने सीज फायर कराया, वैसी इजराइल और ईरान का करा दूं। आप बताइए, अभी अब तो ये लग रहा है कि अभी मेरे प्रधानमंत्री वहां पहुंचे, क्या होगा उनके सामने, ट्रंप के सामने। बात ये नहीं है, जो ताकतवर है, ताकतवर अगर अपने आप को कहलाता है तो ताकतवर दिखना भी जरूर। और आप सबको बताइए, आप 19 देशों, बताइए आप सारे लोग उस पर साइन मार रहे हैं बड़े बड़े, आपने क्या सोच के करा? मैं इस पे नहीं जाता, लेकिन जो सोचा वो आप बताओगे तो जरूर ना। देश को संबोधन करना चाहिए, इन्हें बताना चाहिए। एक दिन का सांसद सदन बुला लें, एक दिन का सारे जितनी भी पार्टियों के नेताओं को बुला के एक मीटिंग करें। भाई कुछ मीटिंग देखिए, पहले भी सरकार जब होता था तो सरकार बहुदलीय मीटिंग बुलाया करती और सबसे राय मशवरा ले लेते। अरे भाई इसमें क्या जाता है, पहले भी होता गया ना। देखिए सरकारें आज अच्छा काम करती है, पिछली ने भी करा था, आने वाली सरकार भी अच्छा काम करेगी। मेरा काम है कि 100% कोई सरकार का काम लोगों को पसंद नहीं आता और 100% लोग बुरा भी नहीं कहते। ठीक है, हम कभी पक्ष विपक्ष की बातें करते, अगर प्रधानमंत्री की एक कदम आगे बढ़कर, ठीक है, बुला लेते एक दिन 2 दिन की बहुदलीय मीटिंग, सारी पार्टी के नेताओं को बैठ के राय मशवरा करते थे वोटिंग से पहले कि भाई हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि विदेशी मामलों में कोई पक्ष विपक्ष विरोध ऐसा नहीं होता है। जब विदेश का मामला आता है, विदेश की बात होती है, तो हम सब एक होते हैं, भारतीय होते हैं। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। ये भारतीय जनता पार्टी तो समझे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये आलोक जी इसका जवाब देंगे। आलोक जी, गाजा संघर्ष विराम प्रस्ताव पर वोटिंग से दूरी बनाने के पीछे क्या कूटनीति हो सकती है? देखिए, उसके बहुत से कारण, हम ये नहीं कहना चाहते कि हम समुदाय के साथ, क्योंकि ऑलरेडी उन लोगों कितनी तरह हैं ये पूरा, और मोदी जी ने जो भी ये फैसला ये देश हित में लिया है, सभी पहलुओं पर ध्यान देकर सब इस चीज को उन्होंने किया है। हम शुरू से इस चीज के साथ नहीं थे और हम तो गठवा भी उसके साथ नहीं रहे, तो इसमें कौन सी ऐसी परेशानी और बवाल करने की जरूरत है? भारत की अपनी कूटनीति है और स्पष्ट है। अब ट्रंप जी क्या बोलते हैं, उनकी कितनी विश्वसनीयता रह गई है विश्व स्तर पर, वो सुबह कुछ बोलते हैं, शाम कुछ बोलते हैं, तो उन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। और ये तो सर्वविदित है द्विवेदी साहब कि पाकिस्तान के साथ उनके संबंध युगों युगों पुराने हैं। उन्होंने पाकिस्तान को एक तरीके से खोखला करने की जो कवायद की है वो आज सिद्ध हो गई है। अब चाइना उस पर नजरें गड़ाए हुए जी। हमारे देश पर किसी भी देश की नजर नहीं है और ना हमको कोई खोखला कर सकता है। हम खुद ही इतने मजबूत हैं, किसी के साथ संबंध रख सकते हैं, लेकिन उसको अपने यहाँ
प्रवेश नहीं दे सकते किसी भी मामले में, चाहे वो राजनीतिक मामला हो, आर्थिक मामला हो, कूटनीतिक मामला हो, ठीक, किसी भी ठीक, तरीके का मामला। ठीक है, ठीक है। आज हमारे साथ भारत गांधी जी भी जुड़ गए, विदेशी मामलों के जानकार हैं। भारत जी, आपका बहुत स्वागत करूंगा। भारत जी, ये जो कूटनीतिक पहल है भारत की, जिसमें संघर्ष विराम, गाजा संघर्ष विराम से अपने आप को दूर रखा, इस पे भारत का क्या नफा हो सकता है और क्या नुकसान हो सकता है? देखिए, जैसा कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि देशों की सरकारें अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर काम करती हैं, लेकिन ये दुर्भाग्य भी है कि जब राष्ट्रीय हित और मानवीय हितों से टकराते हैं तो सरकारें मानवीय हितों के ऊपर राष्ट्रीय हितों को तरजीह देती हैं। उदाहरण के लिए यूक्रेन और रशिया की लड़ाई में मानवीय हित यह है कि युद्ध रुकना चाहिए और पूरी दुनिया में अराजकता की बजाय कानून का शासन लागू होना चाहिए। लेकिन राष्ट्रीय हित ये कहते हैं कि रूस से जिन लोगों को फायदा है वो रूस को रोकने के लिए नहीं बोलेंगे और चुपचाप समर्थन करें। तो ये उसी तरह की बात है कि जैसे गांव में कोई गुंडा निकल जाए तो गांव के ज्यादातर लोग पूंछ दबा लेते हैं। तो मेरे घर का हित इस बात में है तो गुंडे से पंगा न लेना ठीक है, चुप रहना ठीक है। तो गांव में गुंडों को ठीक करने के लिए थाने बने और चूंकि गांव के लोग नहीं बोल पा रहे थे तो थाने बने और गुंडों को ठीक किया। लेकिन पूरी दुनिया का कोई थाना नहीं है, इसलिए आज विश्व में एक अराजकता का माहौल है और राष्ट्रीय हितों के नाम पर पूरी दुनिया की सरकारें, भारत की सरकार नहीं, पूरी दुनिया की सभी देशों की सरकारें उस अराजकता में सहयोग कर रही और बहाना होता है राष्ट्रीय हित। तो ये जो राष्ट्रीय हित है और मानवीय हित है, इन दोनों को अलग अलग पहचानना जरूरी है। और ये गुंडों का साथ देना खाली इस बात के लिए कि गुंडा कल हमारा साथ देगा, ये है किसी रूप में ठीक नहीं है, क्योंकि गुंडा गुंडा होता है, आज साथ दे रहा, कल वो मारेगा भी। इसलिए सबसे बड़ी जरूरत यह है कि राष्ट्रीय हितों को मानवीय हितों के साथ एकाकार किया जाए और संयुक्त राष्ट्र संघ को अपग्रेड करके उसको संयुक्त राष्ट्रीय सरकार के रूप में स्थापित किया जाए। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय संधि किया जाए। भारत सरकार को एक इस तरह के मंत्रालय बनाना चाहिए जो मानवीय हितों के लिए भी काम करे। मैंने भारत के विदेश मंत्री से मुलाकात करके ये बात उनको कहा भी है। उन्होंने कहा हमने इस पर एक ऑफिस डिपार्टमेंट बनाया है, लेकिन केवल डिपार्टमेंट से काम नहीं चलेगा। भारत पूरी दुनिया में जब संसार को रास्ता नहीं मिलता तब भारत रास्ता दिखाने वाला एक देश रहा है और उसकी विदेश नीति क्या रही है क्या नहीं रही है ये कोई ज्यादा कीमती बात नहीं है। भारत की जो संस्कृति है, भारत की सभ्यता है, वो पूरे विश्व को अपना मानने वाली है और सारे विश्व के साथ न्याय करने वाली है। भारत को अपनी उस अंतरात्मा को एक बार फिर से आवाज लगानी चाहिए और जहां जहां युद्ध हो रहे हैं उन सबको रोकने की कोशिश करना चाहिए। जो काम आज अमेरिका कर रहा है वास्तव में वह काम भारत सरकार को करना चाहिए था। गजा युद्ध ही नहीं, सारे युद्धों को रोकने के काम में भारत सरकार को आगे आना चाहिए। जी, तो मेरे को ठीक है, ठीक है। हमारे साथ कर्नल साहब भी हैं। कर्नल देवानंद जी, सैन्य दृष्टिकोण से ये फैसला कितना उचित है, कितना अनुचित है? ये आप जिस फैसले की बात कर रहे हैं कि ये सीज फायर होना, अपना जो ऑपरेशन सिंदूर का कि जो गाजा संघर्ष विराम जिसपे भारत ने अपने आप को अलग रखा। ईरान और क्योंकि आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा था, इसलिए मैंने सवाल किया। जी, देखिए, सबसे पहली बात यह है कि मैं मेरे साथी विद्वानों को सुन रहा था। राज शर्मा साहब कुछ कह रहे थे, आलोक जी कह रहे थे, विश्वनाथन साहब अपने अपने विचार। हिंदुस्तान में हम सब कहते हैं कि कहने की आजादी है, पर बड़ी अजीब सी बात है कि जो सैन्य मामले हैं उनमें मैं नहीं मानता कि आज के दिन बहुत ज्यादा प्रतिशत देश के नागरिकों को उनकी जानकारी है या कैसे सैन्य रणनीति बनती है। ऐसा मुझे प्रतीत होता है, क्योंकि मैं देख रहा हूं छोटी छोटी बातों पे लगे हुए हैं। एक तरफ राज शर्मा जी ने कहा, बहुत अच्छी बात कही कि राजनीतिक पार्टी को अपने पार्टी से ऊपर राष्ट्र की चिंता करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है राज साहब, पर आपने उसी चलते चलते किंतु परंतु करते करते सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया।
मैं ये देखता हूं कि आज जिस प्रकार से भारत देश में चर्चाएं हम चाहे जितनी कर लें, हमारा राष्ट्र बड़ी अच्छी स्थिति में है और हमें गर्व होना चाहिए। और वो इसलिए है कि हमारी सरकार, हमारा नेतृत्व अच्छा है। बिना नेतृत्व, बिना राजा के कोई प्रजा और कोई फौज लड़ाई नहीं लड़ती है। मैं सेना का कमांडर रहा हूं, मैं मान सकता हूं इस बात को जी। तो इसलिए पहली चीज है कि आज के दिन हमें हमारी सरकार पे भरोसा रखना चाहिए। और अगर आप राजनीतिक लोगों में ज्यादा दमखम है तो चुनाव कराइए और वापस जीत के आ जाइए। तो कृपया करके मेरे जैसे सैनिक का मनोबल ना गिराएं। हम आपके आदेश की पालना करते हैं जब जब आप हमें कहते हैं, और आपको भी खुशी होनी चाहिए कि आपके आदेश की पालना करने वाली भारतीय सेना जैसे रणबांकुरे आपके आदेश के लिए खड़े हैं। मैं आता हूं अंतरराष्ट्रीय पटल पर। देखिए, जिस प्रकार से गाजा में ईरान और इजराइल दोनों का जो चर्चा चल रही है, अभी अगर आपको पता हो कि जो G7 की मीटिंग से डोनाल्ड ट्रंप वापस मुड़ चुके हैं। रात भर पेंटागन के अंदर, ऑफिस के अंदर बिल्कुल एक्टिविटी चल रही थी। और अभी अभी घंटे भर पहले ईरान और इजराइल दोनों एक दूसरे पे मिसाइल मार रहे हैं। आपकी बात सत्य है कि भाई शांति होनी चाहिए, पर किस शांति की बात कर रहे हैं? विश्वनाथन साहब कह रहे थे राष्ट्रीय मित्र और पता नहीं मानवीय हित। अरे किसका मानवीय हित है? हिंदुस्तान में पाकिस्तान जैसे चुच्चे छोटे से राष्ट्र ने हमारे लाखों की संख्या में नागरिकों की हत्या कर दी और आपकी सरकारें देखती रही। मैं सैनिक आपके सदैव इंतजार करता था आदेश का। तो देखिए, ये मानवीयता कहने में अच्छी लगती है, पर आप भी जानते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, पावर फ्लोज फ्रॉम बैरल। अगर आज हमारे पास ब्रह्मोस नहीं होती तो पाकिस्तान के ऑपरेशन सिंदूर में हम 11 हवाई जहाज, हवाई एयरफील्ड बर्बाद नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, जहां तक उनका ताल्लुक है वो पीस करे, फाइट करे। ठीक है कर्नल साहब, आपके पास आऊंगा। आलोक जी, इससे चूंकि भारत की एक छवि है शांतिप्रिय, निष्पक्ष, ये जो भारत का फैसला, कूटनीतिक फैसला रहा, उससे लगता नहीं आपको कि वैश्विक मंच पर भारत की छवि प्रभावित होगी? आलोक जी, आलोक जी आवाज आ रही मेरी? आलोक जी आपको आवाज आ रही? ठीक है, ठीक है, ठीक है। राज जी के पास चलेंगे। राज जी, कांग्रेस विदेश नीति में भी घुसने की कोशिश करती है, केंद्र सरकार की जो कूटनीतिक पहल है उस पर भी घुसने की कोशिश करती है। क्या ये ठीक है कांग्रेस के लिए? ये काम सरकार का है, सरकार को ही करने दिया जाए ना? नहीं आलोक भाई, बिल्कुल गलत बात है। मैंने तो अब तक ये सुना था, सहारे लोगों से सुनता हूं, आए माए चलते सुनता हूं कि एक सशक्त विपक्ष भी होना चाहिए, जो सरकार को, कभी कभी सरकार काम करने से अगर डिगे तो सरकार को सही रास्ता दिखाए। इसमें क्या बात है? क्या विपक्ष, क्या हम भारत के है ना भाई, एक भारत के सदन का विपक्ष है ना। तो मैं नहीं मानता कि किसी में एंट्री हो रही। जब पॉलिटिकल पार्टी हैं वो एंटर्ड हैं, अंडरस्टैंड तो अंडरस्टूड है ही है। तो मैं नहीं समझता कि आप कहीं एंट्री कर रहे हैं, बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं। हम कह रहे हैं, देखिए मैं कह रहा हूं कि इसमें क्या फर्क पड़ेगा, सब समझ रहे हैं। अगर इतनी हिम्मत होती, देखिए कि कम से कम 14-15 बार अगर ये ट्रंप साहब बार बार कह जा रहे हैं कि अब मैं ऐसे करा दूंगा जैसे भारत पाकिस्तान का करा दिया, अगर हम इस पे भी ना, अगर प्रधानमंत्री बोले तो सरकार, अगर इस पे भी सरकार अगर जवाब ना दे तो मैं सोचता हूं फिर क्या करेंगे बताइए आप। क्या देश की जनता को इन सब बातों को जानने का हक है नहीं है? और इन चीज को, बात को कहने के लिए बाध्य कौन करेगा? विपक्ष। अगर क्या विपक्ष गूंगा हो जाए? पहले हमारे सांसद कम थे तो आप कहते थे विपक्ष नहीं है, अब विपक्ष सशक्त विपक्ष है, विपक्ष चाहता है। अच्छा, और एक और बात है, मैं बार बार कह रहा हूं, पक्ष और विपक्ष सिर्फ हिंदुस्तान के देश के मैटर में, जब हम विदेशी मामलों में घुस जाते हैं तो वहां पक्ष और विपक्ष एक हो जाता है। फिर हम भारत के नागरिक होते हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट। ये इसका इस पर मुझे लगता है कि आलोक जी से चर्चा करनी चाहिए। आलोक जी, आप लोगों को क्यों इतराज होता है इस बात पर कि जब विदेश नीति पर आपको कोई सलाह देता है विपक्ष, आपकी कूटनीतिक पहल पर विपक्ष कोई सलाह देता है, तो आप ये कहते हैं कि विपक्ष है इसलिए हमारा विरोध कर रहे हैं? आलोक जी को लगता है मेरी आवाज नहीं आ पा रही है। भरत जी के पास चलूंगा। भरत जी, क्या इससे भारत की जो नॉन अलाइनमेंट नीति है वो प्रभावित नहीं हो रही है? देखिए, नॉन अलाइनमेंट नीति जिस जमाने में बनी थी
उस जमाने में दुनिया की दो ताकतें, एक रशिया था और एक अमेरिका। उस जमाने में वो नीति प्रासंगिक थी, लेकिन अब जमाना नहीं रहा हो, इसलिए भारत की विदेश नीति भी वह नहीं होनी चाहिए। भारत की विदेश नीति अब लीडरशिप की होनी चाहिए, नेतृत्व करने की होनी चाहिए। और इसलिए नॉन अलाइनमेंट मतलब ये था कि दो गुंडे लड़ रहे हैं तो दूर रहो, ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। ये अब पूरी दुनिया में सारे गुंडे लड़ने लग गए हैं और सारे गुंडे एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। हर मजबूत देश कमजोर देश पर हमला कर रहा है। ये जो पूरी दुनिया में अराजकता की स्थिति पैदा हो गई है, इस समय भारत को एक ग्लोबल पॉलिसी बनानी चाहिए और ग्लोबल लीडरशिप के लिए काम करनी चाहिए, न कि नॉन अलाइनमेंट नीति पर बनाए रखना चाहिए, क्योंकि वो जमाना चला गया। इसलिए मैंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ को अपग्रेड करने की जिम्मेदारी मजबूती से भारत सरकार को निभानी चाहिए और दुनिया को कहनी चाहिए कि कोई भी देश अगर किसी भी देश पर हमला करेगा तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए। प्रभुसत्ता के नाम पर, संप्रभुता के नाम पर लोगों को गुंडागिरी करने की आजादी नहीं दी जा सकती। अगर हम आपके घर पे हमला करेंगे तो पुलिस हमें गिरफ्तार करके जेल भेजेगी, लेकिन एक देश का प्रधानमंत्री दूसरे देश के प्रधानमंत्री पर हमला करता है तो उसको गिरफ्तार करके प्रधानमंत्रियों, राष्ट्रपतियों को फांसी पर चढ़ाने का इंतजाम होना चाहिए। ये नहीं माना जाना चाहिए कि दुनिया का आप प्रधानमंत्री हो गए, आप राष्ट्रपति हो गए तो आप कानून के ऊपर हो गए, आप सबके ऊपर चले गए, आप किसी के साथ बलात्कार करेंगे, कुछ भी करेंगे। इसलिए भारत को इस समय ग्लोबल लीडरशिप लेनी चाहिए, नॉन अलाइनमेंट की नीति को बिल्कुल भी फेंक देना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ कर्नल साहब भी हैं। कर्नल साहब, क्या ये जो फैसला है, क्या ये रुख है जो भारत का रहा, ये डिफेंस पॉलिसी को एक नया, एक तरीके से वर्जन माना जाए डिफेंस पॉलिसी का, या एक नए युग की शुरुआत डिफेंस पॉलिसी में भारत करने जा रहा है? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको का फैसला नपातुला फैसला, जितनी मैं सैन्य और विदेश मामलों की जानकारी रखता हूं। दूसरी बात यह कि अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर दुनिया, हर देश अपने अपने राष्ट्र हित की चर्चाएं करता है, काम करता है, उनकी सामरिक दृष्टि है जो वो काम करें। तीसरी बात, हमारे साथी गुंडा गुंडा बार बार कह रहे हैं, मैं मानता हूं किसी भी राष्ट्र को गुंडा कहना नहीं चाहिए, क्योंकि उस हिसाब से तो हमें भी गुंडा कहेंगे। थोड़े दिन पहले हमने भी ऑपरेशन सिंदूर किया था। तो देखिए, बड़ी बातें हमें ये नहीं करनी चाहिए, पर जो बात है भारत सरकार ने जो किया है, देखिए आज जिस प्रकार से यूक्रेन और रूस का युद्ध, सुनिए एक बात, मैं बीच में नहीं बोला था, यूक्रेन और रूस का युद्ध हुआ था तो सब कह रहे थे भारत कूदे, ये करे, नॉन अलाइंड कबूतर लेके घूम रहे थे लोग। मोदी जी ने या हमारी भारत सरकार ने जो फैसला किया, इतना अंतरराष्ट्रीय पटल पर अच्छा था कि आज दुनिया त्राही इमाम हो रखी है, भाव बढ़ रखे हैं, तेल के भाव महंगे हैं, और हमारी भारत सरकार ने पिछले 5 वर्षों में, 3 वर्ष हो गए उसे युद्ध को चलते हुए, तेल की कमी नहीं होने दी। हमने सस्ते में तेल लिया, वही तेल हमने वेस्टर्न, देखिए हमारे राष्ट्र हित में था वो किया, और मैं आज भी उनके साथ खड़ा हूं। हमने हमारे मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाया, हमारे नागरिकों के हितों की रक्षा की, भारत के अंदर हमारे जो हथियार है, मिसाइल उसको आगे बढ़ाया, एंटी ड्रोन सिस्टम बढ़ाया, चीन के खिलाफ हमने हमारे अस्त्र शस्त्र और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। तो मैं मानता हूं कि इस नजरिए से भारत सही दिशा में है। पर एक बात जरूर है, जो हम ज्यादातर चर्चा करते हैं ज्ञान बांटने की, अरे भाई प्रधानमंत्री, हमारे सुरक्षा के जानकार, हमारे इंटरनेशनल जो डिप्लोमेट्स हैं, दे आर द बेस्ट इन वर्ल्ड। भारत में उनसे बढ़िया हमारे पास कौन है? तो जो हमारे बेस्ट हैं उन पे भरोसा करना चाहिए, और मैं कहता हूं हमें एडवाइस करना चाहिए। पर ज्ञान बांटने का मतलब ये थोड़ी है कि आपके पास 2 रुपए जेब में नहीं है, मैं कहूं बना दो एफिल टावर या बना दो, ऐसे नहीं होता है। वी मस्ट स्टैंड बिहाइंड द गवर्नमेंट, हमारे ऑफिशियल्स, क्योंकि एनीवे आपके पास बेहतर ऑप्शन है क्या? तो लाइए दूसरा मोदी जी का बदला, लाइए आप दूसरे IAS अधिकारी, लाइए सैन्य अधिकारी, तो ये गुमराह ना करें। और देखिए, ये इंटरनेशनल जो मामले एडवाइस करनी है ना, तो आप पार्लियामेंट में जाइए, हमारे जैसे सामान्य आदमी को क्यों गुमराह कर रहे हैं, हमारे को क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं? हमारा जो वोट का अधिकार है, वोट देंगे, और जो हमारा नेतृत्व करेगा उसके आदेश की पालना करेंगे। तो इस तरह राष्ट्र का जो मोराल है, राष्ट्र का जो मनोबल है, वो हमारे नेतृत्व के पास छोड़ना चाहिए। और आप चुनाव कराइए, मैं तो कहता हूं आप में दम है तो, पर वो बातें तो करेंगे नहीं, सामान्य आदमी को गुमराह करेंगे। और एक और मेरा आग्रह देश के नागरिकों से, अगर सैनिक की बात मानते हैं, देखिए आज के दिन भारत का जिस प्रकार से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर
वर्चस्व बढ़ रहा दिखाई दे रहा है। हो सकता है 20 साल बाद ये लगे कि कमियां हो। हमें एकजुटता से अगर कोई बात कहनी है तो पब्लिक डोमेन में वो कहो जिससे मोराल बढ़े, जिससे मनोबल बढ़े। मैं भी कहूं राज शर्मा साहब को, वाह वाह क्या बढ़िया बात कही साहब आपने, कि हमको पार्टी के हित ऊपर नहीं करने चाहिए और किसी के लिए दुर्भाग और जो आज सरकार काम कर रही है। आप देखिए हमने किस प्रकार से हमारी टेक्नोलॉजी को एडवांसमेंट, आप देखिए चिनाब का जो ब्रिज बना है, अरे भाई दुनिया में सबसे बड़ा है। ये हमारे लोगों का पौरुषार्थ ही है ना, इंजीनियर्स का है, सरकारों का है। तो हमें पॉजिटिव चर्चा करनी चाहिए बजाय के नकारात्मक नागरिकों का मनोबल ना गिराए, ऐसा मेरा आप सबसे बिल्कुल आग्रह है। बिल्कुल 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 ठीक है। राज जी आपसे एक अंतिम सवाल। खड़गे जी जो बोले, प्रियंका जी जो बोली, उनके इन बयानों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर बातचीत करें तो लगेगा नहीं कि भारत एक नहीं है इस मुद्दे पर? नहीं, ऐसा नहीं होता। ये सब अपने अपने इंटरप्रिटेशन करते हैं, हम लोग कुछ भी कर लीजिए। मेरा एक बात मानना चाहिए कि मुझे सबकी अपनी अपनी आइडियोलॉजी होती है। यहाँ आनंद साहब अपनी आइडियोलॉजी कह रहे हैं, इन्होंने एक बात जैसे कि कही कि विश्वास होना चाहिए, तो सॉरी टू से विश्वास होता नहीं, विश्वास जगाया जाना चाहिए। आप न्याय अगर हो रहा है तो न्याय होते हुए दिखना चाहिए। विपक्ष का काम ही यही है, जहां विपक्ष को लगे कि सरकार, अगर हम सरकार में होते तो ऐसा करते, इसलिए वो टोक सकती है। और सरकार का एक दायित्व तो बनता है कि विपक्ष को, अगर मान लो प्रियंका गांधी जी वो भी सांसद हैं, खड़गे जी हमारी पार्टी के अध्यक्ष हैं, अगर वो बोल रहे हैं तो मेरा मानना है अगर मेरे जैसा व्यक्ति होता तो मैं कहता नहीं ठीक है, आइए सब पार्टियों के नेता आइए, बताइए हमें क्या करना चाहिए। हमारे जो भी विदेश के उसमें होना चाहिए, कम्युनिटिव इफेक्ट होने चाहिए। जो भी हम एक्शन लेंगे कम्युनिटिव होगा तो मुझे लगता है देश के हित में होगा और देश की जनता के हित में होगा। आज हम भी समझ रहे हैं, देखिए यहाँ फिर कहने पे होता है कि पराई बात हो जाती है, मगर विदेश नीति भारत की आज के जमाने में जब जितनी सशक्त होनी चाहिए थी उतनी कमजोर होनी चाहिए। अभी मैं थोड़ा सुन नहीं पाया, शायद एक मिनट। गांधी जी बोल रहे थे, बहुत अच्छी बात बोल रहे थे। वो ये कह रहे थे भाई, उनका जो कहना था कि भारत को बॉस बनना चाहिए, भारत डब्बू ना बने, कि भैया ना 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 हमें किसी से नहीं कहना, किसी से हमारी बैर नहीं है। नहीं, जैसे ट्रंप बोलते हैं वैसे मोदी जी को बोलना चाहिए, नहीं शांति चाहिए, गलत काम नहीं होने दूंगा। ठीक है राज जी हमें इतने की इजाजत देता है। आपका शुक्रिया करूंगा। और आलोक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। भरत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कर्नल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा। गाजा संघर्ष पर संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव से भारत का दूरी बनाना अब एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या भारत की विदेश नीति में बदलाव हो रहा है या फिर ये एक रणनीतिक चुप्पी है। विपक्ष सरकार को घेर रहा है लेकिन सरकार अब तक खामोश है। ऐसे में जवाब जरूरी है, क्योंकि मुद्दा केवल कूटनीति का नहीं, भारत की वैश्विक छवि और नैतिक नेतृत्व का भी है। देखना होगा कि सरकार कब इस मामले पर चुप्पी को तोड़ती है और देश को अपनी स्थिति स्पष्ट करती है। फिलहाल मुद्दे की बात में आज इतना ही। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए